अपनी સાથે યુનિયન બેંકના ईडी नीधु सक्सेना જોડાયા છે। नीधु सर, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएमबीसी बाजार पर। शुक्रिया वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि नंबर्स फिर से एक बार हमने देखे हैं, एनकरेजिंग नंबर्स देखने मिले हैं डेफिनेटली। तो सबसे पहले तो ओपनिंग कमेंट्स आपकी ओर से, कैसे देखे आपने नंबर्स और कहां से सपोर्ट आता हुआ दिखा इस बार? आपने सही नोट किया। यूनियन बैंक इस फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर एक अच्छा शानदार परफॉर्मेंस रहा है। हमारा कुल कारोबार में 10% की वृद्धि हुई है और आज हम मार्च 31 को 19,28,000 करोड़ के कुल कारोबार पे क्लोज किया है। इसके विद इन विच एडवांसेस में 13% की वृद्धि हुई है साल दर साल, और डिपॉजिट में करीब 8.25% की ग्रोथ हुई है साल दर साल। और मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई भी पैरामीटर अभी हम लेके डिस्कस करें, यूनियन बैंक में एक इंडस्ट्री एवरेज की जो परफॉर्मेंस रही है, मार्च के तो नंबर हमें अभी सब नहीं मिलेंगे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने जून, सितंबर, दिसंबर देखा है और हमारा इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर परफॉर्मेंस रहा है, कोई भी पैरामीटर अगर हम डिस्कस कर लें। और आई एम श्योर मार्च में भी ये नंबर्स जो अभी तक हमने देखे हैं, हमारा इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर ही परफॉर्मेंस रहा। ओके सर, ये बात आपने बहुत अच्छे से समझाई, लेकिन साथ ही साथ मैं समझना चाह रहा था कि हमारे जो स्लिपेजेस हैं पर्टिकुलरली वो थोड़े से बड़े हैं, और पर्टिकुलर दो सेगमेंट में देख रहा हूं, एक है एग्री और एक है एमएसएमई। इन दोनों के स्लिपेजेस थोड़े से ज्यादा बड़े हैं, तो इसे आप कैसे देखेंगे यहां से? तो अगर आप यूं देखेंगे, साल पूरा जो है फाइनेंशियल ईयर में हमारी टोटल स्लिपेजेस 12,500 करोड़ की रही है, और एक अच्छा फीचर रहा है पूरे साल में कि हमारी जो रिकवरी हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो स्लिपेजेस से ऊपर रही है। तो हमने जितना स्लिप किया है उससे ज्यादा हमने रिकवर किया है, तो हमारे ग्रॉस नंबर्स भी काफी अच्छे से एनपीए और एनएनपीए प्रोविजन को लेके आगे रिड्यूस किए हमने। और जो दो सेक्टर आपने नाम लिया है, उसके अंदर रिटेल में हमें ऐसा इतना स्ट्रेस नहीं दिखा है, लेकिन हाँ एमएसएमई और एग्रीकल्चर में थोड़ी स्लिपेजेस रही हैं, लेकिन ये आउट ऑफ रिस्ट्रक्चर्ड बुक है और ये नॉर्मल, मैं कहूंगा ये भी टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट ही रहा है, क्योंकि अगर आप हमारा स्लिपेज रेशियो देखेंगे तो वो करीब 2 से भी नीचे आया है। और हमारा जो मॉनिटरिंग पार्ट है, हम जो अकाउंट है, एडवांस अकाउंट है, उसकी 5 pronged स्ट्रेटेजी है हमारी। जब लोन अकाउंट में इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है, उससे पहले हम एक एसएमएस के थ्रू बोरोवर को कांटेक्ट करते हैं। ड्यू डेट पे अगर हमारे को इंस्टॉलमेंट नहीं आती है तो हमारे पास वो डिटेल्स लेके हम कॉल सेंटर से आउटबाउंड कॉल करते हैं। एक हमारा फीट ऑन स्ट्रीट कंसेप्ट भी है, जिसके अंदर हमने हर रीजनल ऑफिस में एक रीजनल कलेक्शन सेंटर्स बनाए हैं, और अगर ये दो माध्यम से भी अगर लोन अकाउंट की रिकवरी नहीं आती है तो हम आउटबाउंड अप्रोच, हम बोरोवर के डोर स्टेप पे भी जाके कांटेक्ट करते हैं और अपना रिकवरी के लिए बातचीत करते हैं। छोटे अकाउंट्स, एग्रीकल्चर अकाउंट्स, उसके अंदर हमने अपना एक ब्रॉड हमारा बीसी नेटवर्क है, मोर देन 16,500 बीसीज हमारे साथ एम्पैनल्ड है, उनको हम रिकवरी के लिए भी यूज करते हैं। तो आप देखेंगे ओवरऑल हमारा स्लिपेज रेशियो भी इंप्रूव हुआ है, और हमारी, जैसे मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया, ओवरऑल स्लिपेजेस हमारी रिकवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर से कम रही है। ठीक है सर, आप समझाइए सिचुएशन, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी समझना चाह रहा था कि जो भी एनसीएलटी हमारे अकाउंट्स हैं उसमें थोड़ा सा समझाइए कि वहां से कुछ रिकवरी आई है, नहीं आई है, वहां पे किस प्रकार का अपडेट अभी फिलहाल? देखिए, जो रिकवरी में है, एनसीएलटी एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमें प्रोसेस पार्ट जो है वो हमें कंप्लीट करके और एनसीएलटी में केस दर्ज करना है, और उसके बाद जो है ज्यादा कंट्रोल में लेंडर्स के नहीं रहता है। जैसे प्रोसीडिंग्स चलती हैं और एनसीएलटी का डिसीजन आता है, उस हिसाब से रिकवरी आती है। तो जहां तक रही अकाउंट को एनसीएलटी के लिए डिसाइड करें, रेफर करने के लिए और एडमिट करा के और प्रोसीडिंग्स पे हम प्रेजेंट रहे, वो कार्यक्रम हम अच्छे से करते आए हैं। लेकिन एनसीएलटी में, जैसे मैंने आपको कहा, एग्जैक्ट रिकवरी में हम कोर्ट के ऑर्डर्स का वेट करते हैं, एनसीएलटी ऑर्डर्स का वेट करते हैं, और उसके अनुसार ही हमें रिकवरी मिलती है।
नहीं, ठीक है सर, आपने अच्छे से समझाया, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी समझना चाह रहा था कि अब तो रेट्स जो हम देख रहे हैं आरबीआई की तरफ से, पिछला रेट जो था वो स्टेबल भी कर दिया आरबीआई की ओर से, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि थोड़े से स्टेबल यहां से रहेंगे जिस प्रकार का इकोनॉमिक सिचुएशन है वो। तो रेट का सिनेरियो क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपके? और साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक और सवाल ऐड करना चाहूंगा कि जो निम्स हैं हमारे, वो पर्टिकुलरली थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो स्टेबल रेट्स के बावजूद भी ये सिचुएशन है, ये थोड़ा समझाइए सर। इंटरेस्ट रेट्स 250 बेसिस पॉइंट रेपो रेट हमने लास्ट 5 इंक्रीजेस में देखा है, और ये लास्ट मीटिंग में आपने सही जिक्र किया है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाई है, इन्फ्लेशन थोड़ा सा बिनाइन दिख रहा है और इसके चलते ये डिसीजन लिया होगा। और मैं समझता हूं आगे एक 2 से 3 क्वार्टर के अंदर ये इंटरेस्ट रेट्स इस लेवल्स पे रहेंगी, और फिर हो सकता है हम आगे चल के जैसे मार्केट कंडीशंस चेंज होती हैं इंटरेस्ट रेट्स में डिक्लाइन भी देख सकते हैं। ठीक है सर। अब साथ ही साथ मैं ये भी समझना चाह रहा था, जैसे मैंने निम्स के बारे में पर्टिकुलरली पूछा, निम्स पर्टिकुलरली जो है हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर्टिकुलरली कम हुए हैं। अब जैसे मैंने कहा कि स्टेबल रेट्स हैं, उसके बावजूद भी निम्स हमारे कम हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा सर। ऐसा नहीं है, हमारा अगर निम की बात कर रहे हैं आप, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी इजाफा है वो ईयर ऑन ईयर, क्योंकि हमने बिजनेस टॉप लाइन के साथ साथ अपनी ओवरसाइट अपनी बॉटम लाइंस पे कंटिन्यू रखी है। 2.94 की जो हमारी लास्ट ईयर की निम थी वो हमने इस साल 3.07 पे जाके क्लोज करी है, तो ये हमारा निम में भी बढ़ोतरी ही दिखी है, और हमारी जो ये साल की गाइडेंस थी निम की 3%, वो हमने अचीव करी है, 3.07 पे इस साल को क्लोज किया है। ठीक है सर। अब मुझे ये समझाइए कि ये जो हमारा एग्री सेगमेंट है उसमें इस साल तो थोड़ा सा बारिश वगैरह की थोड़ी चिंताएं भी हैं, अल नीनो ला नीना वगैरह बातें चलती रहती हैं, लेकिन ग्रोथ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप यहाँ पर एग्री सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको एडवांसेस टोटल हमारी एक 13% की ग्रोथ हमने दर्ज करी है, और आगे चल के अगर अब हम इसमें सेगमेंट वाइज बात करें, सेगमेंट वाइज में जो रैम सेगमेंट है हमारा, उसमें करीब 15% की ग्रोथ है, जिसके अंदर भी 3 जो कंपोनेंट है, रिटेल में करीब 17% की ग्रोथ है, एग्रीकल्चर में 14% है, और एमएसएमई में 13% की ग्रोथ है। तो हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ है तीनों सेगमेंट्स में, तीनों वर्टिकल्स में। और हमने इस ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए थे साल के शुरुआत में। हमने कुछ वर्टिकल्स नए क्रिएट किए, कुछ एग्जिस्टिंग वर्टिकलाइजेशन जो है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ लोन प्रोसेसिंग है, ये हमने स्ट्रेंथन किया है। तो आज हमारी एमएसएमई लोन पॉइंट्स, एमएसएमई यूनियन फर्स्ट ब्रांचेस, हमारी रिटेल लोन पॉइंट्स, जो क्रेडिट अंडरराइटिंग हो रही है इस सेगमेंट में, उसमें न सिर्फ स्टैंडर्डाइज प्रोसेसिंग, इंप्रूव क्रेडिट अंडरराइटिंग करती है, और लेकिन टैक्स भी इसमें इंप्रूव करती है। इसके चलते हमें ग्रोथ दिखी है। आगे चल के ये हम और फर्दर स्ट्रेंथन ही करेंगे। आज हम सारे रीजनल ऑफिसेज में आरएलपीज हमारी फंक्शनल है, कवर्ड है, और हमने सेंट्रलाइजेशन ऑफ क्रेडिट जो किया है उसके बेनिफिट्स अभी हमें आगे भी मिलेंगे। तो ये जो ग्रोथ परसेंटेजेस हमने आपको बताई हैं ये तीनों सेगमेंट में रहेंगी। हाँ, एग्रीकल्चर में कुछ जो हेडविंड्स हैं वो जैसे आएंगे, मैं नहीं समझता बहुत ज्यादा हमारे देश को इस चीज का चैलेंज रहेगा, क्योंकि हमारी अभी तक के जो ओवरऑल नंबर्स दिख रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन के, वो सब एनकरेजिंग नंबर्स ही हैं। ठीक है सर। अब एग्री के बारे में तो हमने बात की, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि भारत में बहुत सारी कंपनीज जो हैं, बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं, वो अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए खर्च कर रहे हैं। एमएसएमई हमारा जो सेगमेंट है, किस प्रकार के स्पेंड्स की एक्सपेक्टेशन आप ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन के जो स्पेंड्स हैं उसके ऊपर आप देख रहे हैं यहां से आगे? देखिए, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रेज किया है यश जी। इसमें हमारा ये देखना है कि अभी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर से बेटर इकोनॉमी में अभी सर्विसेज सेक्टर में प्रोग्रेस हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग में कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जहां पर ग्रोथ है, और हम यूनियन बैंक उन सेक्टर्स, उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसमें हम पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, रोड प्रोजेक्ट्स हो, हैम मॉडल के जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम एक्टिवली एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फार्मा हो, टेक्सटाइल्स हो। तो
तो ये पर्टिकुलर कुछ सेक्टर्स के अंदर ये ग्रोथ हमें दिख रही है। मेरे हिसाब से अभी इन्वेस्टमेंट साइकिल एक मेजर अगर हम बात करना चाहें तो वो अभी एकदम विजिबल नहीं है। हाँ, वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन बढ़ा है, कुछ कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हैं तो उसके चलते हुआ है, और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी में इजाफा हुआ है, उसके चलते वर्किंग कैपिटल साइकिल हमें देखा है कि वहां यूटिलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर बढ़ा है। लेकिन एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट साइकिल आने में मेरे को लगता है 2 से 3 क्वार्टर का टाइम और दिखेगा, जिसमें कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के अलावा और भी कहीं हमें ग्रोथ दिखे। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे ऑब्वियसली पूछना चाहेंगे। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है तो गाइडेंस के बारे में क्या ख्याल है सर आपका FY24 के लिए? देखिए, हमने इस साल जो इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन है, जीडीपी है, इस सबको मद्देनजर रखते हुए हमने एक क्रेडिट ग्रोथ के अंदर 10 से 12% की गाइडेंस अपने लिए लेके चल रहे हैं, और डिपॉजिट के अंदर डिपॉजिट में हम 8 to 10% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं। निम जो हमारा इंप्रूव हुआ है लास्ट ईयर, हमने 3% की गाइडेंस रखी है, वो आगे चल के 3% की गाइडेंस रखेंगे हम। स्लिपेजेस 12,000 करोड़ करीब हम लेके चल रहे हैं। रिकवरी हमने लास्ट ईयर 15,000 का टारगेट करके उसमें हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया था रिकवरी में। इस साल वो हम गाइडेंस और अपनी बढ़ा रहे हैं, 15,000 से 16,000 करोड़ की हम रिकवरी प्लान कर रहे हैं। जीएनपीए जो हमारा अभी 7.50 पे क्लोज हो गया है, जो साल शुरू हुआ था डबल डिजिट था, इसको अब हम और फर्दर इंप्रूव करेंगे और रिड्यूस करेंगे। 7.50 को हम प्लान कर रहे हैं, बिलो 6% जीएनपीए हमारा नंबर रहे, और एनएनपीए में भी उसके करस्पॉन्डिंग इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है सर, तो ये सिचुएशन पे हम जरूर ध्यान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निधु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।